जोहार। आज चर्चा में मेरे साथ हैं डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुमार जी, जो काफ़ी दिनों से प्रिंसिपल है और काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। आज हम लोग इनके पास इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने नई शिक्षा नीति पे काफ़ी काम किया है, काफ़ी वेबिनार्स करवा रहे हैं और इससे पहले पॉलिसी मेकिंग में भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। धन्यवाद आपको और जीबी लाइफ के लिए स्पेशली कि अभी ये शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति अभी कुछ दिन पहले ही आया और ये 34 साल के बाद आया। मुझे अभी भी याद है 86 में मैं ज्वाइन किया था डीएवी रजरप्पा में एक टीचर के रूप में, और उस समय जो पिछली जो है नई शिक्षा नीति आई थी तो 4 महीना लग गया था पहला मीटिंग होने में, क्योंकि उस समय अवेयरनेस और उस तरह का कोई वातावरण उस तरह नहीं था जो आज गूगल है, यूट्यूब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, हर चीज़ ग्लोबल लेवल पर हम पहुंच पा रहे हैं तुरंत। सो उस समय नहीं था। फिर भी मुझे याद है कि उस पॉलिसी में कुछ नई चीज़ आई थी। 10+2+3 स्कूलों में कुछ वोकेशनल के तरफ से झांका गया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, कुछ ग्रेडिंग सिस्टम के तरफ थे और बहुत क्रांतिकारी उस समय का वो भी था। इसमें कोई शक नहीं है कि मूलभूत ढांचे में बहुत चीज़ें ज़रूरत थी उस समय के हिसाब से। आज जो आई है पॉलिसी, जो कस्तूरी रंगन साहब एक इसरो के चेयरमैन भी रहे हैं, बहुत बड़े साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी हैं, लाखों 2 लाख से ऊपर लोगों का सुझाव देने के बाद हम भी वो सुझाव देने वाले हैं। मुझे एज ए प्रेसिडेंट अवार्डी होने का सौभाग्य मिलने के साथ साथ कुछ पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट की, सीबीएसई के, एनटीए के कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं कई जगह जाता हूं और बोलता हूं। इस शिक्षा नीति में जो स्कूली शिक्षा में मूलभूत ढांचे में जो परिवर्तन हो रहा है, सबसे पहला है कि आपका 5+3+3+4 हो गया। जो 10+2+3 जो था वो 5+3+3+4 हो गया। दूसरा ढांचा हुआ जो यूनिवर्सल, जो जिसको हम लोग कहते थे कि ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर होता है, वो जो आंगनबाड़ी के साथ कनेक्ट करना है, कम्युनिटी के साथ जोड़ना है, मास पार्टिसिपेशन के साथ रखना है। स्कूल अलग नहीं हो सकता, सोसाइटी उसके साथ नहीं जुड़ती थी। पहले की शिक्षा में थे कि प्राइवेट है तो अपने आप में फोकस्ड है, लेकिन समाज के उस वर्ग से हम जुड़ नहीं पाते। इस एजुकेशन पॉलिसी में इसी ऐसे कार्यक्रम को जो अर्ली चाइल्डहुड है वो कनेक्ट करके ग्लोबल पर्सपेक्टिव में यूनिवर्सलाइजेशन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में देखा जा रहा है कि हमारे यूरोपियन कंट्री में क्या है, अदर हमारे नेबरिंग कंट्री में क्या हो रहा है, किस तरह का पर्सपेक्टिव, किस तरह के आउटलुक लेके हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। 3 साल के बच्चे, 4 साल, 5 साल, ये है। उसके बाद सबसे बड़ा है कि 21st सेंचुरी के स्किल्स को इसमें इंटीग्रेट किया गया, जो पहले नहीं था। केवल कोर इशू में नहीं था, वो पहले पैडागोगी उसी तरह से था कि हम स्कोरिंग को मार्क्स देते थे ग्रेडिंग के। अभी इसमें क्या कर दिया गया है कि करिकुलम को ही इंटीग्रेट करना है। सेंचुरी जो 21st सेंचुरी का स्किल, तो स्किल क्या होगा? क्रिएटिविटी होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा, कोलैबोरेशन होगा, कम्युनिकेशन इनोवेशन के साथ होगा। ये जो दुनिया की मांग है, अभी आप देखे होंगे एक पेपर में, सर्वे में, कि वर्ल्ड क्लास के किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया अभी आने में अभी तरस रहा। क्यों? क्योंकि उसका क्रेडिबिलिटी और यार्डस्टिक जो पैमाना इवोल्यूशन का हम फुलफिल नहीं करते, ग्रेडेशन में हम जाते नहीं थे। अब कुछ सालों से शुरू तो हो गया है। इसमें जो स्कूल लेवल से ही एक्रेडिशन की व्यवस्था है, स्किल की व्यवस्था है, स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन, जैसे मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर कैसे होगा। सबसे बड़ा क्रांतिकारी अगर इसमें कोई है, नो रिजिडिटी, कोई रिजिडिटी नहीं है। आर्ट्स और साइंस, पहले होता था PCM ग्रुप है, साइंस ग्रुप है, वो आर्ट्स ग्रुप है, वो कॉमर्स, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई भी लड़का मैथमेटिक्स के साथ म्यूज़िक भी ले सकता है, अब फाइन आर्ट्स के साथ वो केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस के साथ वो कोई भी साइंस का सब्जेक्ट ले सकता है। ये बच्चों के लिए क्रांतिकारी कदम है। जो कई रिकमेंडेशन आए थे बच्चों के हिसाब से, इस्बाल जी ने बहुत अच्छा काम किया था उस बार कि लर्निंग विदाउट बर्डन, तो बैग खत्म होने लगा। इसमें एक ऐसा क्लोज है रिजिडिटी के साथ कि एक दिन बैकलेस भी क्लास होगा, बच्चे थ्रिल्ड हैं। हम आज अभी 12th क्लास में में ह्यूमैनिटी सेक्शन में बात कर रहे थे,
वो थ्रिल्ड है कि सर एक दिन हम लोग क्रिएटिविटी पर बात करेंगे। केवल पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, लिटरेचर या फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं होगा। ये बैगलेस कंसेप्ट आ रहा है कि एक दिन बच्चों को उनको समझिए, समझने के लिए लॉजिकल थिंकिंग में कैसे, केस स्टडी में कैसे जाएंगे। तो रिजिडिटी भी नहीं है किसमें, केवल सब्जेक्ट में ही नहीं, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में भी, पेडागोगी में भी, वोकेशनल एंड एकेडमिक। पहले अगर वोकेशनल कोई नाम सुनता था तो कोई अच्छे स्कूल से एडमिशन नहीं देते थे। आज 6 क्लास से वोकेशनल स्टार्ट होगा। ये स्किल जो है जानना जरूरी है। आज जापान को जानना चाहिए कि 6 के बच्चे, 7 के बच्चे, 8 के बच्चे वहाँ से स्किल सीख के जाते हैं, इसलिए सर्टिफिकेट के साथ उनके पास नॉलेज होता है, वो फिट रहते हैं। कोई भी स्टार्टअप 9 से करने लगते हैं, 10th में करने लगते हैं। हमारी इंडिया में वो कमी था। ये स्किल सब्जेक्ट जो है, वोकेशनल सब्जेक्ट को समझा जाता है, +2 कर लिया, उसके बाद से कुछ हद तक सीबीएसई ने 12 से शुरू किया था, 11 से, लेकिन इस बार ड्रास्टिक चेंज हुआ है कि 12 साल का, 11 साल का, 10 साल का लड़का भी कुछ हुनर जानता होगा, उसके हिसाब से, उसके हुनर के हिसाब से दिया जाएगा। सर वो तो ये हुनर जो बात कर रहे हैं आप 6th क्लास में, वो किस तरह की हुनर की बात कर रहे हैं? जैसे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर है वो, तो किस तरह से, क्या उस बेसिस पे उसको नौकरी मिल सकती है या फिर ऐसा कुछ? नहीं, उसको एक पहले था कि फ्लैट सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट है, साइंस, आर्ट्स, जो भी सब्जेक्ट है, सोशल स्टडी, 5 सब्जेक्ट होते थे, उसको पढ़ के आगे जाएगा। 10th के बाद कुछ एक्स्ट्रा उसको सीखने के लिए स्किल वाले वोकेशनल में आते थे। अभी क्या होगा, अगर मान लीजिए कि कोई स्टार्टअप ही करना है, किसी तरह के उसके अंदर हुनर है, कोई भी चीज़ में हो, आर्ट में ही है, मान लीजिए आर्ट में ही है, उसको क्रिएटिविटी किसी भी चीज़ से है। हुनर का मतलब है कि अभी गाइडलाइंस उसका पूरा बना है, अभी आने में थोड़ा सा उस पर रिसर्च हो रहा है कि 10 साल के बच्चे को, 11 साल के बच्चे को 12th वाला लॉजिकल इंस्टिंक्ट के साथ हम नहीं ला सकते हैं, तो वो आ रहा है। लेकिन इतना समझ लीजिए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, चलो भाई तुमको क्या अच्छा लगता है, कोई एक्स्ट्रा काम तुमको आधा घंटा 1 घंटा ये स्किल में और ये वोकेशनल में क्या तुमको अच्छा लगेगा, वो बच्चा अपने बताएगा, उसका चॉइस होगा कि हम ये सीखना चाहते हैं। जैसे साइंस के साथ हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ये कभी था, कभी नहीं था। तो सर ये बताइए, अगर 8 के बाद, 8 से 12 तक में अगर बच्चे जब मान लीजिए हिस्ट्री के साथ अगर फोटोग्राफी चुनते हैं या फिर टेलीविज़न चुनते हैं, तो फिर किस तरह के टीचर उन्हें पढ़ाएंगे? ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मान लीजिए एक बच्चा अगर 5 अलग सब्जेक्ट चुनता है, तो 5 के अलग टीचर रखने पड़ेंगे उस प्रोफेशनल, कैसे होगा सर? बहुत आपने बहुत सुंदर फैज जी, आपने बहुत सुंदर, क्योंकि ये सारे लोग में अगर कुछ चीज़ों पर डिस्कस अभी हो रहा है कि अगर बच्चा मान लीजिए कि उसको मन किया कि कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है, बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई भी, और दे दिया गया खुला फ्लेक्सिबिलिटी कि अब बच्चों के हिसाब से करिकुलम बनेगा, जो भी बनेगा, तो क्या स्कूल का, हिंदुस्तान के 80% स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरह के कैपेबिलिटी, उस तरह के टीचर्स कहाँ से मिलेंगे? ये थोड़ा चैलेंजिंग है, इसमें स्वीकार करना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पॉलिसी मेकर्स को कुछ हद तक, क्योंकि अचानक वो बोल देना और उसके बाद से ग्राउंड रियलिटी में कुछ ना कुछ, ये जो आपका क्वेश्चन है उसमें हम लोग एज ए स्टेक होल्डर, हम एनटीए के कोऑर्डिनेटर हैं, हम अपने प्रिंसिपल्स मीटिंग में भी बात किए कि अचानक वो चुनने लगेगा, ये सब्जेक्ट लेंगे, ये सब्जेक्ट लेंगे, तो क्या हर स्कूल रखता है? अभी हम लोग सुनते थे कि नहीं भाई पीसीएम के साथ हम फिजिकल एजुकेशन देंगे, हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, ये जनरल स्कूल कहते थे। यहाँ तो ओपन पोर्टल ही खोल दिया गया है। तो ग्राउंड रियलिटी में और इसको कोलैबोरेट करने में थोड़ा स्टेक होल्डर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कुछ स्कूलों को फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए छूट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हायर एजुकेशन में हम जाएंगे स्कूल लेवल में, तो 8 से लेकर 12 तक जनरली पहले 10th क्लास के बच्चे बहुत इच्छुक होते थे एग्ज़ाम देने के लिए और मार्क्स लाने के लिए, लेकिन अब वो सिस्टम तो रहेगा नहीं। 10th के बच्चे भी जो कम भी मार्क्स लाएंगे या उनके तो स्किल्स को इवैल्यूएट करके 11th-12th में दिया जाएगा उनके हिसाब से, तो इसमें बहुत इक्वालिटी हो जाएगा। तो ये जो 4 साल है, ये कितना महत्वपूर्ण है और कैसे स्कूल इसको फेस करेगी और क्या कितना दिन में ये सफल हो पाएगा? राइट, ये बहुत सुंदर क्वेश्चंस है और हर स्टेक होल्डर को इसको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। जो भी बच्चे आते हैं, और सही में एक माइंड सेट है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, इतना मार्क्स आएगा, आगे चल के चॉइस उसके हिसाब से मिल जाते थे। अब इसमें
अभी मल्टीलिंगुअल 3 कंसेप्ट लैंग्वेज का भी हो गया, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट्स भी आ गए, एक साथ आ गए। कोर इशू पर हम भले बात कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि 10th क्लास में, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि फ्लैगशिप ऐसा है कि कोर इशू, वोकेशनल और आपका कोर सब्जेक्ट तो रहेगा, ग्रेडिंग तो रहेगा, आपकी मार्किंग इंटरनल होते रहेगी। स्कूल का, जैसे आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है कि कई लोग स्कूल के एप्लीकेशन में भी 10 साल परेशान रहते थे, अभी 15 साल का दे रहा है इंडिपेंडेंट कि आप कीजिए। उसी तरह स्कूलों को फ्लैगशिप, ये कुछ प्लान के साथ वो आ रहे हैं कि आपको ऑटोनॉमी कुछ उस तरह से दी जाएगी, आप ये चीज़ डेवलप कीजिए। उनके करिकुलम को कैसे डेवलप कीजिए, आपको ऑटोनॉमी तभी दे सकते हैं। वो क्या करेंगे कि ठीक है उसका मार्क्स में वैल्यू घटा, लेकिन इंटरनल असेसमेंट तो हमेशा होगा, और आज भी होता है। आज भी 20% देखिए 10th क्लास में, 20%, किसी किसी क्लास में 30%, 11-12 सब जगह होता है। 12th में ऑलरेडी एग्जाम्सन ले रहे हैं, 12th में तो कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है, केवल फ्लैक्सी वो चेंज हुआ है सब्जेक्ट का, आप ये चॉइस पर आप कोई भी रिजिडिटी नहीं है। लेकिन 10th में इंटरनल असेसमेंट को बहुत पावरफुल टूल बनाया जा रहा है कि आपका इंटरनल असेसमेंट अब डिपेंड करता है, अगर स्कूल का फैकल्टी सही है, उसका करिकुलम कमेटी अगर इस सोच के साथ है तो वो डेवलप करती है। अगर जहाँ स्कूल उस तरह का नहीं है तो मार्केट्स में या स्टेक होल्डर में ये चिंता का विषय हो सकता है, बच्चों का सही असेसमेंट नहीं होगा। स्किल का भी देखा जाएगा, इधर भी देखा जाएगा, डीप को नहीं सब्जेक्ट रहेगा, कोर इशू रहेगा, कोर सब्जेक्ट रहेगा। किसी तरह से उसको इतना इस लेवल का नॉलेज उसको चाहिए 10th में, सो दैट ही कैन पास, वो पास कर सके और स्किल के साथ साथ वो जॉब के लिए फिट तो कम से कम हो जाए। उसको एलिमिनेशन राउंड से बचाने के लिए ये किया गया। अभी प्रेजेंट में भी है, अब प्रेजेंट में भी अब फेल नहीं लिखा जा रहा है, अभी फेल में इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो ये जो सुसाइडल आप बातें कहें कि जो बच्चों में जो उसको टैकल करने के लिए इतने स्ट्रेस में बच्चे रहते हैं, 95, 98, इतना ज़्यादा फोकस हो गया, उसको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए अमेरिकन सिस्टम में यही है, अमेरिकन सिस्टम में, यूरोपियन सिस्टम में, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री दे आर गोइंग। लेकिन अब यह है कि डेवलप कंट्री में तो सिस्टम है, पेरेंटिंग वहाँ पर अच्छी है, प्रबुद्ध है। यहाँ 70-80% पेरेंट्स वहाँ नहीं है। इसमें एक चैलेंज है, इसको हर आदमी को इसको टैकल करना पड़ेगा। हाँ सर, मेरा एक और सवाल है। मैं अभी आपके ऑफिस घूम रहा था, स्कूल भी घूम रहा था, तो देखा काफ़ी अवार्ड्स और काफ़ी प्राइजेस विनर्स और जीते हैं। तो इससे लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो डीएवी बहुत कराता है और सालों भर चलता रहता है। या लिटरेचर की बात करें, या स्पोर्ट्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या किसी भी हर तरह के स्पोर्ट्स, हर तरह के एजुकेशन, हर तरह के क्विज़, हर तरह के हिस्ट्री वो कराते हैं स्कूल। तो क्या सर आपको नहीं लगता है अगर आप नई और स्किल्स जोड़ते हैं, जो आप बात कर रहे हैं, तो फिर बच्चों को मूल जो शिक्षा है उस पर अध्ययन करने का टाइम कितना मिलेगा? ये कैसे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। कैसे आप कोप कर रहे हैं सर? और अभी आप तो कर ही रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसके साथ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और फिर एक एडेड होगा तो जो मूल शिक्षा है, शिक्षा का जो मूल ये होता है फंडामेंटल, हाँ, वो फिर कैसे पूरा होगा इस पे? देखिए, शुरू से मैं बता दूं कि हॉलिस्टिक एजुकेशन इसमें भी है। हॉलिस्टिक आदमी का सर्वांगीण विकास, स्पोर्ट्स में भी, आर्ट इंटीग्रेशन में भी, पेंटिंग में भी हो, क्विज उसका टेस्ट क्या है। हर क्लब है यहाँ पर, तो क्लब हर स्कूलों में होता है, क्लब है, क्विज क्लब है, तो बच्चे जो इंटरेस्टेड है, अभी भी हम अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से लिए। तुम डिबेट में हो, कुछ बच्चे डिबेट में गए, कुछ स्पोर्ट्स में गए, कोई म्यूज़िक क्लब में गया, कोई क्विज क्लब में गया, कोई एजुकेशन क्लब में। तो हमारे यहाँ ये पैरामीटर है, ये छूट मिली हुई थी कि 8, 9, 10 तक वो भाग लेगा। 12th में थोड़ा सा हम उसको मिनिमाइज़ करते थे, बोर्ड का एक कैरियर का ऑप्शन रहता था, 12th में 11 तक छूट रहता था। और बहुत अच्छा हॉलिस्टिक करने से एक बच्चों को, अगर स्पोर्ट्स उनको लाइक करते हैं, उनको छोड़वा के हम एक कोर केवल बुक्स में लगा देंगे, बुक्स नॉलेज में, तो वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे। कई बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे थे। अनुराग आनंद यहाँ का 3rd डिवीज़न का था, इतना बड़ा इनोवेशन कर दिया कि नेशनल अवार्ड उसको मिला। अभी जो है पीयूष अग्रवाल, जो 2 अवार्ड मिला, राष्ट्रपति से मिला,
वो क्या था, वो एक इनोवेशन किया, स्टार्टअप किया। 9th क्लास से लड़का एक कपड़ा सुखाने का यंत्र बनाया। तो हमारे यहाँ ये छूट हमेशा डीएवी में और ख़ास करके हज़ारीबाग में एक मिला। अभी हाल ही में हमारा बच्चा गया था क्विज़ टीम में, राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे क्विज़ में, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रतनदीप शर्मा के नेतृत्व में गया। मुझे भी जाना था, मैं नहीं जा पाया, किसी रिलेटिव का इतना सीरियस कंडीशन था, मैं नहीं जा पाया। तो वो वहाँ पर राजदीप सरदेसाई जब स्कूल का प्रोफाइल मांगे तो बोले हज़ारीबाग इतना छोटा स्कूल, इसका क्विज टीम लगातार 7 साल से सीबीएसई में कभी हारी नहीं है, तो क्या कारण है? तो रतनदीप ने बताया कि सर आप कहाँ से आए? तो बोले कि देखिए हम तो जेवियर में टीचर, मतलब हम पढ़े जेवियर से हैं, उस समय वहाँ था प्रिंसिपल साहब और टीम उसमें है क्विज क्लब में। हम लोगों ने शुरू से बताया कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करो। क्विज में उसका इंटरेस्ट है तो कई आईपीएस बन गए, रवि रंजन बन गए। तो मेरे साथ है कोऑर्डिनेशन। मेन इशू जहाँ 10th में पढ़ना है वहाँ 10th क्लास को छोड़ देते हैं, 12th क्लास को छोड़ देते हैं, लेकिन 9th 11th और बाकी क्लासों का तो वो बहुत बड़ा पैमाना है। इसलिए उनके इंटरेस्ट को मार के हम कोर में और केवल सब्जेक्ट नॉलेज में जाएंगे। एक जुडिशियस बैलेंस होना चाहिए और स्कूल एक बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है कि हम सारे सर्वांगीण विकास उसके, इसमें लाइकिंग है, इसलिए हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा हम इस पॉलिसी के साथ कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। इसलिए हम लोग इसको तो नटसेल में उतारेंगे। कुछ रीजनल जो लैंग्वेज है अप टू 5 तक इंग्लिश मीडियम में चलता है, कुछ चीज़ है ग्लोबल लैंग्वेज है, उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन जुडिशियस बैलेंस अगर करते हैं, अगर सबको लेके चलते हैं, तो आपके बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन जब होगा उसको 1 साल पहले हम लोग छोड़वा देते थे। वो बच्चे ही कहते थे, पेरेंट्स कहते थे कि सर 9 तक मेरा डिबेट में था, क्विज में था, रीडिंग क्लब में था, बुक रिव्यू होता है। अभी वाइस चांसलर आए थे रमेश शरण सिंह, रांची यूनिवर्सिटी के हेड आए थे, सेपियंस ऐसे किताब हर महीने में होता है, वो बुक वाइज चीज़ में हो। तो एक डिपार्टमेंट है, इंग्लिश डिपार्टमेंट है, रीडिंग क्लब है, सब कुछ करते रहते। तो हॉलिस्टिक जब जाइएगा तो बच्चे खुश रहते हैं और खुश होके जो मार्क्स भी आता है, स्कोरिंग भी होता है, ये सारे चीज़ का संभावना है इसमें। सर तो जाते जाते आखिरी सवाल ये है कि ये नई शिक्षा नीति जो है इसको लागू होने के बाद कितना टाइम में ये अडॉप्ट कर जाएगा सिस्टम को और लोग इसके आदी हो जाएंगे? देखिए अभी 22 से शुरू करेंगे, आप मालूम है 30 तक उनका टारगेट एरिया कितना अचीव करेंगे, 35 में ये आएंगे, 40 है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फेज में सबसे पहला एक चैलेंज है कि हर स्टेक होल्डर को, प्रिंसिपल्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को, जितने मीडिया है, सारे आप लोग, सब लोग एक जनमत पहले तैयार करें। इसके पॉजिटिविटी, इसके कुछ कमियां हैं, जैसे अब संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज दिया, ठीक है, हमको उर्दू में भी विकास करना चाहिए, तो वो भी क्लासिकल है। हमारे दादा थे उर्दू के विद्वान आदमी थे, इंडिया के अंदर डेवलप किया गया। तो मेरा एक हॉलिस्टिक सोच है, हॉलिस्टिक थोड़ी सी उस चीज़ को आप करें और इसको चैलेंज को 5 साल में हम एक स्कूल का एक पैमाना बनाए कि 5 साल में हम ये हासिल करेंगे, 10 साल में ये हासिल करेंगे। जैसे हम 92 में हम आए थे हज़ारीबाग, 3 क्लास तक था, तो मेरा पहला सपना था कि 20 साल होगा तो स्टेट में हमारा स्कूल ये होगा। एक विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो ये 40 तक की पॉलिसी है नटसेल, 35 में और 40 में हमको ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। उस पर हर स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती अनलेस और अनटिल हम सब आदमी पार्टिसिपेट करें, प्रोएक्टिव लीडर के रूप में काम करें, और निश्चित रूप से संभव है। इसमें पॉजिटिविटी बहुत है इस पॉलिसी में। जो आप पूछिएगा हमसे कि टेकवे क्या है, इसका टेकवे क्या है इससे एज ए होल, तो मैं कहूँगा अगर बच्चों के नज़र में अगर आप जाइएगा तो वो काफ़ी खुश है, क्योंकि वो बहुत सालों से उनके दिमाग में था कि हमको साइंस वाले को ये सब्जेक्ट नहीं मिलता था, फाइन आर्ट्स नहीं, म्यूज़िक। सो ये बहुत बड़ा है, और कोई भी डिग्री, कोई भी वो करके कोर इशू में जुड़ नहीं पाते थे, क्योंकि फोकस था केवल सब्जेक्ट वाइज, हॉलिस्टिक नहीं बन पाते थे कि स्कूल का पैरामीटर इजाज़त नहीं देता। अभी इसमें टेकवे एक पॉजिटिविटी के साथ बहुत स्कोप है, उसको बस जुडिशियस बैलेंस हर स्टेक होल्डर अगर कर ले अच्छा से, तो इसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा है, निगेटिविटी बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में हमारे साथ थे डीएवी स्कूल के हज़ारीबाग के प्रिंसिपल अशोक कुमार जी,
जो HB लाइव में चर्चा में नई शिक्षा नीति पे बात की और बताया स्कूल में कैसे ये शिक्षा नीति लागू होगी, तो किस तरह से 2030 और 2035 तक का प्लान है इसको लागू करने का। और इनका मानना है कि इस शिक्षा नीति में बहुत पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी कम है, तो लागू करके इसे देखना चाहिए आगे क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।